Hello everyone, a very warm welcome to all of you in our SSC CGL 2024 GK GS PY की सीरीज। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि कुछ समय तक हमारी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उस वजह से मैं आपकी क्लासेस को ले नहीं पाया था। बट होप फॉर द बेस्ट, हम फिर से इस चीज को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम कल जैसे एक कवर्ड अटैक हुआ है पहलगाम में हमारे टूरिस्ट के ऊपर, दैट इज वेरी कवर्ड एक्ट बाय द टेररिस्ट, उनको हम कंडेम करते हैं और होपफुली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज के लिए वेरी कैपेबल, वो उनको टैकल करेंगी। उन चीजों को हैंडल करना बड़ी अच्छे से जानते हैं, तो हम उनकी परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं भी पेश करते हैं। सो और एक चीज और मेरे सामने आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास भी मैसेजेस आए हैं, वो बोल रहे थे कि सर अब इस चीज पे मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी, बार बार उस चीज को बोलने का मेरा मन नहीं करता, बट ठीक है, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की उनको फिक्र है तो उसके लिए मैं आपको बोल देता हूँ। एसएससी रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े चिंतित है। वो बोलते हैं कि सर अगर वेंडर चेंज होता है तो क्या इशू होगा, वेंडर चेंज नहीं होता तो क्या होगा, ये सब चीजें। तो इसमें मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, देखो इस चीज को समझो। वेंडर चेंज हो, रिफॉर्म हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ 10 या 20% कुछ चेंजमेंट आता है, बट वही हिस्ट्री वही रहेगी, ज्योग्राफी भी वही रहेगी, पॉलिटी भी वही रहेगी, और हमारी जीएस जनरल साइंस भी वही रहेगी, करंट अफेयर भी वही रहेंगे। उनका देने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे अभी तक हमारा रोल मान लो अगर 80% पीवाईक्यूज का है तो वहां पे घट के कुछ 70% रह जाएगा, इतना ही वेरिएशन आता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्टिव चेंज नहीं होता, सिलेबस चेंज नहीं होता कभी भी। सो रादर देन फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स जो आपको डेविएट करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फोकस ऑन समथिंग प्रोडक्टिव। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए। मैं आपको फिर से रिपीट करके यही बात कह रहा हूँ। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्सास वालिचियाना जुक इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये हिमाचल में रहेगा। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं होता, बट मैंने देखा है कि सीएचएसएल में एक बार पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ये करंट से भी उठा लेता है, कई बार स्टैटिक का क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसको देखा नहीं है। नॉर्मली कभी कभी आगे पीछे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? न्यूक्लियस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये नहीं होगा। ठीक है, लाइसोसोम्स को हम सोसाइटल बैग बोलते हैं, सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी सिंथेसिस की वजह से एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारा होता है। पहले मैं आपको हमारे फिगर्स के द्वारा कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। देखो पहले ये समझो, ये क्या कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं, कैसे कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल इनके पास में पड़ी होती हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया है, और हमारे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं। ये इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, राइबोसोम्स क्या होता है, कई बार इंडिविजुअली भी अवेलेबल होते हैं, कई बार वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी ट्रेसिस उनके मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेन मेटाबॉलिज्म का काम होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना विद इन सेल, उसको ये एनहांस करता है, उसको रेगुलेट करता है। अब फिर इसके अंदर आप देखो, एक न्यूक्लियोलिस प्रेजेंट है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो हमारी आगे की फिर जेनेटिकल एक्टिविटीज को एनहांस करने का काम करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। और क्या बताऊं आपको, ये वैसे जैसे न्यूक्लियोलिस होता है ना, न्यूक्लियोली जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअली, तो इनका काम सिंथेसिस प्रोटीन और आरएनए भी होता है। ठीक है, डीएनए के भी लिए ये रेगुलेट करती है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स को, उनको मेकिंग, उनको रेगुलेट करना, रेप्लिकेट करवाना, सब वगैरह इनका काम होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग। इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या लाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है, सेल को डाइजेस्ट करना, या अनवांटेड मटेरियल जो होता है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करना। जब भी सेल डैमेज होता है या ब्रस्ट होता है तो ये जो एंजाइम्स होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं और उस सेल को डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कर देती हैं, यही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी की हेल्प से
सेल को पावर देने का काम करता है। जैसे एटीपी जो हमारा सिंथेसिस का काम होता है, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, सिंगुलर अगर एंटिटी है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोल देते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। ये क्या होती हैं? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके साथ एसोसिएशन में मिलती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये दो टाइप की होती है राइबोसोम्स, हमारे दो टाइप्स में देखने को मिलते हैं, 70S और 80S। एस का मतलब होता है स्वेबर्ग्स यूनिट बोलते हैं इसको हम, ये कभी 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 पूछ लेता है, याद रख लेना आप। और 80S ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती है, और हमारी 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलती है। ठीक है, आप ये देख लेना ध्यान से। और प्रोटीन सिंथेसिस इनका प्राइमरी काम होता है, आपको ये पता ही है। सो इतना ही था। बाकी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं तो थोड़ी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर अगला क्वेश्चन को थोड़ा डेविएट करना चाहता अगर टीचर, तो और कर सकता था। जैसे ये बोल सकता था कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या एक और ऑप्शन डाल के कि कौन सी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है जो प्लांट सेल के अंदर नहीं होती। तो ये तीनों एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये भी बोल सकता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे यूकैरियोटिक सेल में होती है, रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो एज एनर्जी करेंसी यूज होती है सेल के अंदर। राइबोसोम्स का काम तो पता ही है आपको, ये एनिमल सेल्स में मिलती है, प्रोटीन सिंथेसिस का इनका काम हो गया। लाइसोसोम भी हमारे एनिमल सेल में है, उनका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना वेस्ट मटेरियल को, या डाइजेस्ट करना सेल को, ताकि सेल हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ जा सके। ठीक है, सो इतना ही था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम अभी। ये आप देख सकते हो, ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर ये मैट्रिक्स होता है। देखो ये एटीपी सिंथेसिस और ग्रेनुअल्स। ये अगर मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बाकी कभी देखते हैं, अगर आपके सामने स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया? ये होगा बैटल ऑफ प्लासी। सबको पता है प्लासी का युद्ध। मैं आपको सारे के सारे इन चीजों के बारे में डिटेल में बता देता हूँ, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने एम्पायर को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या किया था। तो एक एक करके हम पूरे सभी वॉर्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बैटल ऑफ प्लासी को समझेंगे, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 के अंदर। किस किस के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। क्योंकि इसके अंदर जो किंग था उसको धोखा देने का काम किसने किया था? मीर जाफर ने किया था, जिसको बाद में किंग बना दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, मीर जाफर की गलती से हुआ था। मीर जाफर के साथ वैसे और भी होते थे, जैसे राय दुर्लभ था, जगत सेठ था, ओमीचंद था, जो ये इन्फ्लुएंशियल बैंकर्स होते थे बंगाल के। इसमें बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था कि जैसे इससे पहले एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्योंकि किंग ने ना बहुत सारे अंग्रेजों को, करीब जो 150 के राउंड थे, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। उसका रीजन क्या था, क्यों बंद किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने बिना किंग के परमिशन के और कलकत्ता को फोर्टिफाई किया था। कलकत्ता के अंदर हथियार जुटाने स्टार्ट कर दिए थे, अपने रेजिमेंट्स बनाना, किंग की टेरिटरी को एनहांस कर इन्वेड करना, और बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी की थी जो किंग की रूल्स के खिलाफ थी। तो इसी वजह से ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव आया। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे ये षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला का हरा दिया था। उसके बाद में किंग किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, जो ट्रेटर बोलते हैं हम जिसको, जिसकी वजह से आ रहा था। वैसे क्योंकि सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी फौज होती थी, करीब करीब 50-60,000 के अराउंड होती थी, बट वो भी कुछ हैंडफुल ऑफ अंग्रेजों के सामने हार गई थी, क्योंकि ये ट्रेटर्स ने उनको हेल्प की थी। तो अब अगला होता है, अगला हम देखते हैं बैटल ऑफ वांडीवोस जो आया था 1760s में। इसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 64 में। और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी हमारी, जो ये तो पहले ही हो गई थी 70, 40 और 48 के अराउंड के। हाँ, ये पहले हो गई थी कर्नाटिक वॉर। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बाकी बता देता हूँ। बाकी वॉर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बक्सर क्यों हुई थी? पहले बक्सर पे आते, पहले वांडीवोस पे आते हैं। 1760 में वांडीवोस हुई थी ना। वांडीवोस कब हुआ था हमारा बैटल? ये हुआ था हमारा 1760s में। किसके बीच में ये था? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में था ये वॉर। फ्रेंच की तरफ से लड़ रहे थे हमारे ये लैली, आर्थर डी लैली होते थे जनरल, और ये जनरल कूट इनकी तरफ से होते थे। इसमें फ्रेंच हार गए थे।
ठीक है, क्योंकि थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद से ही इनके ऊपर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये मोस्टली टेरिटरीज को कर्व कर लिया था इन्होंने, मतलब टेरिटरीज को बिल्कुल छोड़ चुके थे ये, ब्रिटिश इनके ऊपर हैवी हो चुके थे। अब चलो बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की हम। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में हुई थी, वैसे 22 अक्टूबर को हुई थी स्टार्ट। तो मैं इसके अंदर ही बता देता हूँ आपको हुआ क्या था। जब हमारी ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना, उसके बाद में मीर जाफर को किंग बना दिया गया था। तो मीर जाफर का बेटा होता था एक मीरान, और इसका सन इन लॉ होता था मीर कासिम। तो इनके बीच में लड़ाई होती है, तो ये मीरान होता है, ये इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में मीर कासिम आता है। मीर जाफर क्या होता है, कंपनी को पेमेंट जो देना होता है ना, टैक्स, और जो इनका लॉस था, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में इनकी ट्रीटी होने के बाद इनको प्रॉमिस किया गया था, वो देने में सक्षम नहीं होता। तो उसके बाद में मीर जाफर को हटा के कंपनी मीर कासिम को किंग घोषित कर देती है यहाँ पे। और किंग घोषित करने के बाद मीर कासिम को भी ना बहुत सारी ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती। मीर कासिम क्या करता है, अवध के नवाब के साथ मिलके और शाह आलम टू के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, जिसके लिए इनकी जंग होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है 1964 में, जिसके अंदर एक मेजर हेक्टर मुनरो होता है, हेक्टर मुनरो, जो इन तीनों को वहां पे हरा देता है। इसके बाद में एक ट्रीटी होती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये याद रख लेना, 1765 में, जिसके अंदर ये फिर हमारे शाह आलम टू, सुजाउद्दौला ये हमारे उसके नवाब थे, अवध के नवाब थे, और हमारे शाह आलम टू वगैरह इनके साथ फिर एक ट्रेटी साइन होती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इनकी कंडीशंस के साथ इनको छोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ पे डिसमिस कर दी जाती है वॉर को। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, which of the following Indian state has the least number of operational airports as of 2022? ये मिजोरम में होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि हिली टेरेन होने की वजह से, कुछ लैंडस्केप्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एयरपोर्ट्स को बना पाना इजी नहीं है, क्योंकि एयर स्ट्रिप वगैरह ज्यादा लंबी चाहिए होती है, जो यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल नहीं है, सो दैट्स वाई, है ना। नेक्स्ट, who among the following, while praising the amending feature of the Indian Constitution, said that this variety in the amending process is wide but is rarely found? अमेंडिंग प्रोसीजर के बारे में केसी वियर ने ये बात कही थी। अमेंडिंग प्रोसीजर है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 368 के अंडर हमारी अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो पार्लियामेंट कर पाती है, उसको फिर रिव्यू करने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट और हमारी पार्लियामेंट के बीच में अभी एक टसल छिड़ी हुई है आर्टिकल 142 को लेते हुए, जहां इंटरप्रिटेशन की बात होती है, ठीक है। हमारे वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होता है, जिससे वो कोई भी अगर लॉ कानून या पार्लियामेंट बनाती है, अगर वो कहीं ना कहीं सोवरेनिटी वगैरह या लोगों को वो कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको वो वहां पे क्लेम कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है, इसको चेंज करने की उनके पास अधिकार होता है। बाकी मैं आपको चीजें इसके साथ बता देता हूँ, और भी है। अब बात करते हैं जैसे हम ये ईवर जेनिंग की, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लायर्स पैराडाइज कहा था, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथी होने के ऊपर भी क्रिटिसाइज करते थे, कि बोलते थे टू लॉन्ग, टू रिजिड और टू प्रोलिक्स, ये इनके कमेंट्स होते थे, ठीक है। और ग्रेनुअल आस्टिंग, इन्होंने अमेंडिंग प्रोसेस के ऊपर इन्होंने कहा था कि द अमेंडिंग प्रोसेस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ये बात कही थी। एच.एम. सिरवी, ये भी एक लॉयर होते थे, ये मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहते थे इनको, क्योंकि जब केशवानंद भारती फैसला आया था उसके अराउंड ये एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने इनका एक फेमस कोट है, विदाउट करेज देयर कैन नॉट बी ट्रूथ, एंड विदाउट ट्रूथ देयर कैन नॉट बी नो अदर वर्च्यू। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023? ये पद्म विभूषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, गंगूबाई हंगल और परभा अत्रे वार एक्सपोनेंट ऑफ द खालिस्तान घराना, ये होंगे किराना घराना से बिलोंग करते हैं ये दोनों, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, किराना घराना के फाउंडर जो थे ना, वो थे अब्दुल करीम खान जी होते थे, ठीक है। और ये कुरुक्षेत्र के नियर किराना एक जगह है, वहां से ड्राइव हुआ है ये, ठीक है। और इनके एक्सपोनेंट वो और भी थे वैसे, जैसे हीराबाई और बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई तो है ही, प्रभात ये हो गई। बाकी और आपको मैं किराने घराने बता देता हूँ, जैसे ग्वालियर घराना है, वो ग्वालियर से उनका ओरिजिन हुआ था। उनके जो फाउंडर थे वो थे नंथन खान। आगरा का था, उनके थे
हाजी सुजन खान, रंगीला एक घराना होता था उनके थे फैयज खान, जयपुर अतरौली एक घराना होता था उनके थे अलादिया खान, किराना के आपको पता ही है, अवध वाला किराना जो है एक उनका होता था अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, तो ये बाकी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन एथलीट्स वोन द ज्यूरिच डायमंड लीग फाइनल्स 2022 इन सितंबर 2022? ये होंगे नीरज चोपड़ा जी हमारे, आप देख ही सकते हो ये इमेज के अंदर। वैसे एक चीज समझो, इसके अंदर क्या हुआ था, 88.94 मीटर का जो इन्होंने भाला फेंका था ना, ये वही चैंपियनशिप की बात हो रही है। बजरंग पूनिया हमारे रेसलर हैं, ठीक है, और मीराबाई चानू हमारी वेट लिफ्टर हैं, पीटी उषा जी हमारे स्प्रिंटर हैं, ये सबको बताइए। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वर हेल्ड इन इंडिया? ये होंगे 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952। और बाकी मैं आपको ये और भी बता देता हूँ। 17th हुई थी हंगरी के अंदर, ये हंगरी के अंदर थे बुडापेस्ट में। और 20th हुई थी हमारी रोमानिया में। और ये 18th हुई थी ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया, और ये हमारी रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी। ये होंगे हमारे डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, डिफ्लेशन और एक्सचेंज कंट्रोल क्या क्या है, इनके बारे में आपको बता देते हैं क्या क्या होता है वन बाय वन। इसका आंसर होगा ए का 5, डिवैल्यूएशन ये 5 वाला होगा, बी का 1 ये होगा डेप्रिसिएशन, डिफ्लेशन क्या होता है सी का 2, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी, एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है डी का 3, फॉरेन एक्सचेंज रैशनिंग। ठीक है, और हिंदी में आप देख लेना, अवमूलन, मूल्यह्रास, अपरिस्फीति और विनियम नियंत्रण, ये आप देख सकते हो। मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ धीरे धीरे। आप जैसे समझो, पहले डिवैल्यूएशन के बारे में समझते हैं। डिवैल्यूएशन होता क्या है, आप ये समझो पहले। डिवैल्यूएशन, ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। कौन करता है? गवर्नमेंट करते हैं किसी कंट्री की, उनके सेंट्रल बैंक्स करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि अब जब कभी भी आप करेंसी की डिवैल्यू, करेंसी को डिवैल्यू करते हो एज कंपेयर टू देयर गोल्ड और अदर स्टैंडर्ड्स, तो उसमें क्या होता है, एग्जांपल के लिए कोई भी कस्टमर अगर हमारे से इंपोर्ट करना चाह रहा है अपनी कंट्री के अंदर, तो उसको वो चीपर पड़ता है, तो ये एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है और इंपोर्ट्स को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। पोटेंशियली गवर्नमेंट्स करती हैं ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं ज्यादा आए कंट्री के अंदर। ठीक है, इसके वजह से किया जाता है ये डिवैल्यूएशन। और इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, वैसे देखो कंट्री के अंदर इंपैक्ट तो पड़ता ही है, डिवैल्यूएशन होता है तभी कोई भी करेंसी वगैरह का। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अब इसके ऊपर बात करते हैं हम। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बता देता हूं कि जैसे कोई एसेट है या कोई भी हमने चीज बनाई, तो उसकी टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाता है, कुछ भी वियर टियर उसकी वजह से। तो ये मेन होता है कि डिक्लाइन इन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। एग्जांपल के लिए हमने कार ली तो फिर क्या होता है कि हर साल उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू वियर टियर, उसकी सर्विसिंग वगैरह वगैरह, टूट फूट सब चीजों को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि चीजें, ये आपके लिए एग्जांपल हो गया। अब डिफ्लेशन क्या होता है, अब डिफ्लेशन और समझो आप, मैं आपको ये बता देता हूँ। जब भी किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आता है ना, तो चीजों के रेट बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमेशा डिफ्लेशन को प्रमोट किया जाता है, ताकि जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, गुड सर्विसेज के प्राइसेस को डिक्रीज किया जाता है ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा प्रमोट करें चीजों को परचेज करने के लिए। इसको एक नेगेटिव इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए। एक्सचेंज रेट क्या होता है? अब एक्सचेंज रेट होता है किसी भी चीज के साथ अपनी चीज को एक्सचेंज करना। जैसे पहले हिस्टोरिकल टाइम्स में बार्टर सिस्टम होता था, वैसे ही अब एक्सचेंज कंट्रोल होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेशनिंग, जिसके अंदर हम कोई भी चीज एक्सचेंज कंट्रोल, जैसे हमें डॉलर के लिए चीजों को मैनेज करना है, तो हमने अमेरिकन करेंसी दी या कोई भी प्रोडक्ट दिया, उसके एक्सचेंज में हमने उसके पास डॉलर ले लिया, ताकि जब भी हम उस कंट्री के साथ ट्रेड करें तो हम डॉलर्स को प्रमोट करें, या उस एक्सचेंज के अंदर उनको डॉलर्स में पेमेंट करें, ताकि हमारी करेंसी ज्यादा इंपैक्ट ना हो। और एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्सचेंज भी कर लेते हैं कई बार, क्या होता है स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे। तो ये सब चीजें थी, समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हेलो एल्केन्स अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल्स दे यील्ड विच रिएजेंट? ये होता है ग्रीनार्ड रिएजेंट। मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ होता क्या क्या है ये। जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे हेलो एल्केन्स होते हैं और एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोजन एटम बाउंड करते हैं, जैसे आइदर, जैसे हम बोलते हैं ना sp3 या sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, जिसको हम राइल विलाइल बोलते हैं। ठीक है, वो जब रिएक्ट करती हैं मैग्नीशियम के साथ तो प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनो मैग्नीशियम।
जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन से बता देता हूँ आपको, देखो CH3 CH2 और CH2 CH2 2, और जिसके साथ हम हमारा ब्रोमीन ऐड होता है मैग्नीशियम के साथ, जो सॉलिड फॉर्मेट में है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ क्या करते हैं हम, डाई इथाइल ईथर, जो एक रिएजेंट है, जो जिसके अंदर ये हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बना देगा CH3 CH2 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 और Mg के साथ, फिर यहाँ पे Mg के साथ ब्रोमीन हमारा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये होगा ग्रीनार्ड रिएजेंट। उसी तरह मैं आपको बाकी बता देता हूँ। टोलन रिएजेंट का काम क्या होता है, टोलन रिएजेंट होता है, जैसे ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। ये ओनली एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है टोलन रिएजेंट के बारे में। अब फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट वैसे टेस्ट करने के लिए यूज होता है शुगर और एल्डिहाइड्स को, रिड्यूसिंग लेवल ऑफ शुगर एंड एल्डिहाइड। वैसे मोस्टली फूड, जैसे हम फूड केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं, तो वहां पे शुगर डिटेक्शन में इसका मेजर रोल होता है। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इस हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। जैसे ये, इनका काम क्या होता है, जैसे प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी अमाइंस होते हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। ये कलरलेस होता है, थिक टेक्सचर होता है, ऑयल होता है, दैट इज ऑर्गेनिक सोल्यूबल। ये सॉल्वेंट है, इतना ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कभी आता नहीं है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। ये जैसे अगर आप वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, वहां पे वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा थोड़े टफ लेवल पे आते हैं, इनको हम थोड़ा टफ की कैटेगरी में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा डीप पढ़ना होगा। अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आता, तो आप उसको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे अगर साइंस स्टूडेंट है तो आप इसको इजिली टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बट समहाउ ऐसे क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो जाते हैं कई बार मैनेज करना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशिस, ये होते हैं 2 हमारे। फिशिस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, पहले मैं आपको फाइलम बता देता हूँ इनकी फाइलम कौन सी है, क्योंकि एक फाइलम्स के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है आपको। ये होता है हमारा फाइलम कोर्डेटा के अंदर, और किंगडम तो पता ही है, एनिमेलिया होगी। 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकुलर होता है, और यूनिडायरेक्शनल इनके अंदर फ्लो होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछ लेगा यूनिडायरेक्शनल है या नहीं फ्लो। ठीक है, ब्लड का सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, ये सब चीजें हैं, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी के ऊपर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, as per the report of Niti Aayog in 2023, which among the following state in India has the lowest percentage of the total population that is multidimensionally poor? ये होगा केरला के अंदर। ये आपको देखो इंपॉर्टेंट रीजंस पता होते हैं वैसे। जैसे केरला का मेन फोकस क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इंडिकेटर, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हाई लिटरेसी रेट है, उसकी वजह से भी इनका एक क्रूशियल रोल बनता है, जिसकी वजह से ही इनके अंदर लोएस्ट परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन के अंदर पुअर होने की। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस? ये होगा हमारा डायप्टर। सबसे पहले समझो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन द लेंस। ठीक है, ये होता है हमारा डायप्टर, ना सॉरी पावर ऑफ लेंस के बारे में बात कर रहा है ये। और जैसे योटा क्या होता है, योटा हमारे जैसे डिनोट करते हैं फिजिक्स 10 की पावर 24 को। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर होता है। जो कटल होता है, कटल को क्या बोलते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसकी, ये ऐसा यूनिट है। कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट दैट कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकंड, जो चेंज करता है उसको हम, जो कैट में कैटेगरी होती है कटल में, उसमें इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे रेडियन, और क्या होता है रेडियन, रेडियन क्या होती है, ये प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए काम आती है। जैसे रेडियन है, वैसे एक होता है स्ट्रेडियन, जिसका काम क्या होता है, सॉलिड एंगल को मेजर करना। तो ये आप याद रख लेना, ये पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ खालिस्तान ऑफ एफडीआई बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज अप टू 74% होगा। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? आप ये देख सकते हो डायनेस्टीज के ग्राफ को, सबसे लास्ट आया था लोदीज, और इनके आप ये टेनोर को याद कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा टेनोर किसका था, ये तुगलक डायनेस्टी का था। सबसे कम की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी का था, और इसके अंदर सबसे लास्ट होगा इब्राहिम लोदी। बाकी मैं किंग्स के बारे में अब अगर
पूछना था। चलो किंग्स के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूँ, इन किंग्स ने क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या किया था। मोहम्मद बिन तुगलक किंग कब से कब तक था? 1325 से 1351 तक। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी, जिसकी वजह से इसकी जो ओन करेंसी थी वो डिवैल्यूएट हो गई थी, और जिसका इम्पैक्ट इसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा, इसको मेजरली हार्शली सर्वाइव करना इजी नहीं हुआ था। मतलब बड़ा टिपिकल हो गया था इसके लिए टोकन करेंसी ने, इसलिए इसके लिए बहुत इशू क्रिएट कर दिए थे, क्योंकि टोकन करेंसी की फेक करेंसी बनाई जा सकती है, जैसे इंडिया के अंदर हुआ था, आपको पता ही है। जो टेररिस्ट यूज करते थे उन करेंसीज को, जो ब्लैक इकोनॉमी साथ में चल रही थी उसको एक गवर्नमेंट ने तोड़ने का काम किया था, जब इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था। मतलब समझे आप? और दौलताबाद में इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ के ये इन्वेजन को रोक नहीं पाया था। और दौलताबाद में इतना दोआब का वो एरिया ना होने की वजह से वहां पे इतनी फसल वगैरह भी नहीं होती, जिसकी वजह से इसके पास ज्यादा टैक्स सिस्टम का भी हेल्प नहीं मिल पाई थी इसको। ठीक है, इतना सब था। फिर इसका एक कजन होता था मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक किंग रहा। इसने 3 शहर बसाए थे, जिसमें थे फिरोजाबाद और फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। 4 ये टाउन्स बनाए थे। हिसार हरियाणा के अंदर है, हिसार फिरोजा जिसको ये बोलता था। ठीक है, जो फोर्ट पर्शियन लैंग्वेज में इसको फोर्ट बोलते थे। इसके कुछ टैक्स थे, जैसे खरज, खाम, जजिया और जकात टैक्स हमारे यहाँ पे कलेक्ट करता था। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो ये किंग रहा था 1517 से 1526 तक, जहां पे बैटल ऑफ खटोली हुई थी इसकी 1517 के अंदर राणा सांगा से, जिसने राणा सांगा ने हमारे जो महान राणा सांगा थे उन्होंने इनको हरा दिया था और इसको कैद करके रखा था बहुत सालों तक। ये वैसे जो ये सन था सिकंदर लोदी का, ये बेटा होता था इब्राहिम लोदी, मैं आपको बता दूं। और बाद में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इसे मार दिया था। सिकंदर लोदी के बारे में बात करते हैं अब। सिकंदर लोदी किंग बना था 1489 टू 1570। इसने अपनी आगरा से दिल्ली से आगरा तक अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, 1506 के अंदर। और आगरा सिटी इसी ने बसाई थी 1504 के अंदर। ये आप याद रख लेना, इतना ही है। ठीक है, और ये आप डायनेस्टीज के रूलर इस चार्ट को आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पहले जैसे स्लेव वंश आया था, स्लेव डायनेस्टी आई थी, खिलजी आई थे, तुगलक्स आए थे, सैयद आए थे, लोधी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में है। इसके बाद में आपको पता है मुगल्स का इरा स्टार्ट हो गया था, जब क्योंकि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। उसके बाद में ये मुगल इरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स एंड ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड विद इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट? ये दुलीप होगी, ड्यूरेंट ड्यूरेंट कप होगा। ड्यूरेंट कप है क्या, किसके लिए होती है ये ट्रॉफी? ये फुटबॉल के लिए होती है, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। जैसे ड्यूरेंट कप दिया गया था 1888 में, कुछ फुटबॉल के इवेंट्स हुए थे। बाकी बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, मैं नाम को बताऊं, जैसे क्रिकेट के अंदर आपको आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, चैंपियन ट्रॉफी है, गुलाम आजाद ट्रॉफी है, जीडी बिरला, विली ट्रॉफी, विजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, रणजी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, नेहरू कप, ईरानी ट्रॉफी, एशिया कप, कोच बेहरा ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफीज हैं हमारी इसके अंदर। फुटबॉल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे विठल ट्रॉफी है, सुबर्टो कप है, सीजर कप है, संजय गोल्ड कप है, कलिंगा कप है, आईएफए शील्ड है, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी है, फीफा वर्ल्ड कप है, फेडरेशन कप है, एफए शील्ड है, ड्यूरेंट कप है, डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी है जिसको फुटबॉल जूनियर के लिए बोलते हैं, डॉक्टर सीएम ट्रॉफी, कोलंबो कप वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड अकर्स व्हेन द सन एंड मून एट द राइट एंगल। आप ये देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। नीप टाइड की बात आ रही है, देख लो आप ये देख सकते हो। जैसे फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के अंदर क्या होता है, जब ये हमारा मून राइट एंगल में होता है, राइट एंगल डिग्री, ये हमारा परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं, इसमें होता है, तो क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल करता है सन, जो टाइड्स बनते हैं वो लो बनते हैं। जैसे जिसको हम हाफ मून, और हाफ मून नहीं बोलते, आधा सूर्य दिखाई देता है जब ना, आधा चांद दिखाई देता है, ये उसी क्वार्टर की बात चल रही है यहाँ पे। और उसी के अलावा जैसे स्प्रिंग टाइड्स कब होते हैं, जैसे जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, आप ये देख सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टाइड्स की जो कैपेसिटी है वो हाई हो जाती है। ठीक है, और ये महीने में एक बार होता है, और नीप टाइड महीने में 2 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चितानी रामचंद्र हेगड़े वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? यक्षगाना डांस से बिलोंग करते हैं, आप ये देख सकते हो ये जी। नेक्स्ट, द आइडियल ऑफ विच ऑफ द 3 गॉड आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी? जगन्नाथ, बलभद्रा, सुभद्रा। ये हमारा पहले भी आपने पीवाईक्यू देखा है सीजीएल के अंदर, अभी इसी साल पूछा गया था पहले भी ये।
ठीक है। और नेक्स्ट जैसे वैसे HSL के अंदर भी रिपीटेड है और CPU के अंदर। ये 2022 में शायद, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, यहाँ पे पूछा गया था और एक बार MTS में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एना चंडी द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सर्व एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट वाज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट। ये केरला की थी। इनके बारे में आपको हाईकोर्ट, चलो हाईकोर्ट और पढ़ा देते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी साथ में हो ही जाएगा। वैसे सबसे पहले हाईकोर्ट के आर्टिकल देखो आप, हाईकोर्ट के आर्टिकल देखते हैं। HC आर्टिकल्स थे हमारे 214 से 231। 214 बोलता हाई कोर्ट होगा हर एक स्टेट के अंदर। और जैसे रिट जुरिडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, आर्टिकल 226 जो रिट जुरिडिक्शन देता हाई कोर्ट को। आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिडिक्शन के लिए एम्पावर करता है। वैसे हमारे फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी इंडिया नहीं, हाई कोर्ट, वो PV चक्रवर्ती थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रख लेना। फर्स्ट इंडियन टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट वो थे शंभुनाथ पंडित जी, जो हमारे बने थे वही कलकत्ता हाई कोर्ट के। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो थी लेला सेठ, हिमाचल प्रदेश की बनी थी। और फर्स्ट जज की बात आती है जब एना चंडी जी हमारी केरला की थी। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया के अंदर? 25 है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऊपर आता है, ये कब बना था? 1948 में। और ये क्या करता है, जैसे हाई कोर्ट जिस स्टेट का, ये से वैसे तो इसका काम असम और नागालैंड की जुरिडिक्शंस को संभालना है, ठीक है, बट ये करंटली क्या कर रहा है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन सब की जो जुरिडिक्शंस है उनको संभाल रहा है ये अकेला हाई कोर्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और इंपॉर्टेंट फैक्टर आप जैसे देखो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर हाईएस्ट जजेस की कैपेसिटी है जो 81 के अराउंड है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा भी गया है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो कब बना था? कैलकाटा, वो कब बना था? ये बना था 1862 के अंदर। और अभी जैसे रिसेंटली मार्च 2013 की बात है जब 3 हाई कोर्ट इनॉग्रेट हुए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाई कोर्ट। और इनको अपॉइंट, जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हमारे, जब गवर्नर हमारे रिकमेंडेशंस देते हैं, इनको हटा भी प्रेसिडेंट ही सकता है। ये इतना काफी है आपके लिए। नेक्स्ट इज, as in July 2021 the Nippon Bharat scheme was launched by which of the following ministries? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही प्रोग्राम है। ये मैं आपको बता देता हूँ इनका काम क्या होता है। जैसे 3 से 9 साल के बच्चों को एजुकेशन के अंदर कवर करना इनका मेन वो है। ये यूनियन मिनिस्टर होते थे हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो इन्होंने एक निपुण प्रोग्राम, ये जैसे निपुण की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, फुल फॉर्म पूछ लेता है इसकी कई बार, आप निपुण की फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। निपुण, ये कई बार फुल फॉर्म दे देता है जो हमारे लिए इशू हो जाती है। ये फुल फॉर्म होगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये है, और बस इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट, which articles of the constitution of India expressly provides the president is eligible for re-election? ये होगा आर्टिकल 57। बाकी आर्टिकल्स को भी आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ बाकी आर्टिकल्स को भी। वैसे प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव के लिए वैसे देखो पार्ट 5 है, पार्ट 5 के अंदर हमारा एग्जीक्यूटिव आता है, जिसके अंदर आर्टिकल 52 टू 78 है। जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब हमारे इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। वो और 56 के अंदर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। 57 में एलिजिबिलिटी री इलेक्शंस के लिए, क्योंकि देखो यूएस के अंदर प्रेसिडेंट क्या होता है, कोई भी इंसान 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है यूएस के अंदर, बट इंडिया के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 58 के अंदर क्या होता है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? जैसे एज 35 है और लोकसभा के अंदर उनका कंपलसरी होना एक जरूरी है, और वगैरह वगैरह, जो इंडियन होना जरूरी है। ठीक है। और 59 के अंदर क्या है? कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कुछ कंडीशंस है उनके लिए जो वगैरह वगैरह है। ठीक है। आर्टिकल 60 होता है ओथ एंड अफर्मेशन के लिए।
55 है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट, इन देखो ये फेमस क्वेश्चन फिर से हमारा गांधी जी के ऊपर। हर वीडियो के अंदर जैसे मैंने 2-3 बार अभी तक कुछ लेक्चर जो है उसके अंदर 2-3 बार पूरा पूरा गांधी जी को पढ़ा दिया है। अब ये वही आया हुआ हमारे, जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर ये मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा इवेंट बाद में हुआ था। जहाँ पे देखो आप इस जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर को रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हो, बाकी मैं आपको शॉर्टली ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये पीजेंट्स के ऊपर है, इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर जब उन्होंने थोड़ा सा वो इम्पोज किया था, तब उसके ऊपर चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और वैसे ही जैसे अहमदाबाद के अंदर क्या हुआ था, मिल स्ट्राइक हुई थी वहां पे, जो बोनस को लेकर खेड़ा के अंदर नॉन कोऑपरेशन की बात की गई थी। वैसे गांधी जी के ऊपर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कहा जाता है। ये फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इनको। और किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो एक वीवाईक्यू भी है। नेताजी ने इनको फादर ऑफ नेशन कहा था, ठीक है। जैसे ये और इनके पॉलिटिकल मेंटर होते थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इनकी डेथ कब हुई थी, 30 जनवरी, जब नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। जब ये मार्टिर डे कहा जाता है उस दिन इनको, ठीक है, मार्टिर डे बोलते हैं उसके लिए। और जब ये 9 जनवरी को वापस साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस जिसको बोलते हैं हम। और इनके स्मॉल्स के मोमेंट थे, जैसे सत्याग्रह था ये चंपारण वाला, जो 1917 में हुआ था। फिर अहमदाबाद हुआ था 1918 में, फिर खेड़ा हुआ था 1918 के अंदर ही वो भी। और नेशनल वाइड मास मूवमेंट की बात करूं तो रोलेट एक्ट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था। इनका गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, जिसके अंदर गांधी और लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस को हटाने के लिए पूना पैक्ट हुआ था इनका गांधी और बी आर अम्बेडकर के ऊपर, जिसके लिए इन्होंने अम्बेडकर जी को अपना जो सेपरेट इलेक्टोरेट है डिफरेंट क्लास के लिए, उसको उस आइडिया को छोड़ने के लिए कहा था, ठीक है। और इनकी बुक्स के बारे में बताऊं तो मैं हिंद स्वराज थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये पूछा गया है, वीकलीज थी इनकी हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। तो इतना काफी है, आप ये देख लेना। गांधी जी के ऊपर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता ये, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, ये होगी हमारी वानप्रस्थ। ये आप देख लो, फर्स्ट है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये बैचलर स्टूडेंट लाइफ होती है, फिर ये मैरिड लाइफ होती है। इसके अंदर फिर हम वैसे जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम प्लान करते हैं उनको आगे के लिए क्या होता है, फिर अब एक एज के बाद में वानप्रस्थ जीवन, जब हमें संन्यास का जीवन हमें जीना होता है। तो इतना ही काफी था। ये हिंदुइज्म के अंदर हमारी 4 स्टेजेस होती हैं पुराणों में। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी मिलते हैं। अब हमारी सीरीज हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि ड्यू टू माय एग्जाम मैं थोड़ा बिजी था, बट आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट और मेहनत जो आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, उसकी वजह से मैं उस एग्जाम को क्लियर करने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइज, बाय।